नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रामाध्ययन मंत्रा में। कैसे हैं आप सब? तो साथियों, बात करें अपने मियाँ नसीरुद्दीन। ये अध्याय है कृष्णा सोबती द्वारा रचित और ये एक शब्द चित्र है जिसका पहला भाग कृष्णा सोबती जी के जीवन परिचय के रूप में मैंने आपको बता दिया है, भेज दिया है वो। और इसका दूसरा भाग है इसके अध्याय मियाँ नसीरुद्दीन, और ये कक्षा 11 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अध्याय नंबर 2 है गद्य खंड का। तो इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ये 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे। पहला तो ये कि ये एक प्रकार का शब्द चित्र है, कहानी नहीं है, उपन्यास नहीं है, नाटक नहीं है, ये एक शब्द चित्र है। और दूसरी चीज़, ये हम हशमत से लिया गया है, ये संग्रह है कृष्णा सोबती का। तो इसमें ख़ानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। अच्छा, इसमें ये नानबाई शब्द है, ये बार बार आएगा। तो इसका अर्थ होता है विभिन्न प्रकार की रोटी बनाने वाला, विभिन्न प्रकार की रोटी बनाने वाला, व बेचने वाला, ये हो जाएगा इसका। तो अब बात करते हैं आगे। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने ख़ानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है। कोई भी एक पेशा होता है, वो अपने आप में एक कला होती है जो हर किसी को नहीं आती, और इस कला को पारंगत करने के लिए, इसे विशिष्ट बनाने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता रहती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। करके सीखना ही क्या है, असली हुनर है। बैठे बैठाए सोचते रहने से कोई भी काम नहीं होता है, कीजिए आप, करने से सब कुछ बेटर होता है। तो अब चलते हैं मूल अध्याय की तरफ। तो मूल अध्याय क्या कहता है वो देख लेते हैं अपने। तो साहबों, उस दिन अपने मटिया महल की तरफ से नए गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हज़ारों हज़ार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। तो इसका अर्थ तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नानबाई क्या होता है, विभिन्न प्रकार की रोटी बनाने वाले व बेचने वाले। और बात करें हज़ारों हज़ार मसीहों का क्या होता है, जो सबसे अग्रिम हो, व्यक्तियों के अंदर जो श्रेष्ठ हो। तो ये मटिया महल की तरफ ये मार्ग का नाम है। और लुफ्त का अर्थ होता है मस्ती, मजाक, आनंद। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गडैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत का मतलब होता है बहुत अधिक, मामूली का मतलब आप जानते हो। तो मामूली मतलब बहुत अधिक मामूली। अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। मतलब वहाँ पे आटा क्या था, छाना जा रहा था, उसे गूंथा जा रहा था। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि ख़ानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन
की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। अच्छा, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मियाँ जो नसरुद्दीन हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाने जाते हैं? तो आपको बताना होगा 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए, 56 प्रकार की रोटियां। आपा तो एक दो ही खाई होगी घरे, पतली मोटी रावे भाई खा लिया। एक बा घूमड़ारी सी रोटी आवे बने बा, बोले तो है कि बोले बा नान रोटी बोले है कि घूमड़ा वेड़ा सा होवे बेंगे बा भी स्वाद होवे भी हैं। तो ऐसे 56 प्रकार की रोटियां होती है। यार कई बार तो डर डर के खानो पड़े कि बस मणिया भी सी खा लो ठीक रहे, नहीं तो बेलन आवे सीधो उड़ तो ही। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। ओहो धुआं फाटे बोले। मौसमों की मार से पका चेहरा। देखो 2-3 चीज़ें हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा अर्थात उनकी उम्र है वो बहुत अधिक हो गई है, बहुत से मौसम उन्होंने देखे हैं और उसके कारण उनका चेहरा क्या हो गया है, पक गया है। और देखो पका चेहरे का मतलब ये भी ले सकते हो कि भाई उनका जो रंग है वो पक्का है, अर्थात वो ऐसे भूरे काले रंग के हैं। लेकिन सही मायने में पक्का चेहरा का अर्थ हो जाएगा अनुभव। जैसे जैसे व्यक्ति उम्र लेता है उसे विभिन्न प्रकार के अनुभव भी होने लगते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो जैसे अगर आप 17 वर्ष के हो गए हो तो आपने 17 वसंत देख लिया, ऐसे अपने कहते हैं भाई मैंने तो 17 वसंत देख लिया, अर्थात 17 साल के हो गए। तो धीरे धीरे ऐसे। आँखों में काइयाँ, काइयाँ होता है चालाक, भोलापन मतलब चालाकी लिए हुए भोलापन। चेहरे पे आंखों में भोलापन भी दिखाई देता है लेकिन चतुरता अर्थात षड्यंत्रकारी आदमी दिखे। अच्छा, पेशानी, पेशानी का अर्थ होता है मस्तक, माथो बोर्ड पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए, फरमाइए मतलब कहिए, बताइए, पूरा के टेंट से लेना हो। झिझक से कहा, थोड़ा संकोच था हमें, संकुचित होकर हमने कहा कि भाई साहब आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। फिर आगे देखो ये डॉट 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 आ गया, इसका अर्थ होता है कि वैसे तो हिंदी में इसे लुप्त कारक चिह्न कहते हैं, इसका अर्थ होता है कि आगे बात को अधूरी रख दी गई है। तो मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। पंच हजारी अंदाज का अर्थ क्या होता है, पूरी तरीके से। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, खुद ही बताया। मतलब पहले तो ये पूछा कि भैया आपको क्या पूछना है, फिर हम ही देखने लगे और फिर आप ही खुद ही बोलने लग गए कि मियाँ कहीं अखबार निवीस तो नहीं हो। अखबार निवीस का मतलब होता है पत्रकार, क्योंकि पत्रकार का ही काम होता है तरह तरह के सवाल पूछना। और जब वो कृष्णा सोबती जी सवाल पूछने लगे तो उन्हें लगा होगा कि भाई पत्रकार हो। अब यह तो खोजियों की खुरापात है। खुरापात का अर्थ क्या होता है, कुचलनी, मारवाड़ी में कुचलनी, वैसे क्या होता है, शरारत। यू नो तुम तो बड़ी कुचलनी करते हो यू। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों, अब यहाँ पे देख लेना, अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों। अब ये चित्र देख लो पहले, फिर आगे चलेंगे अपने। अब यहाँ पे देखो ये कृष्णा सोबती जी हैं और ये है मियाँ नसरुद्दीन, पका चेहरा है, आटा साना जा रहा है और ये देखो बड़ी रुमाली रोटी बनाई जा रही है, खतरनाक वाली। ऐसे भूख तो लग रही है। ये बट्टी हो गई सुलगाने के लिए। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, हम तो अखबार बनाने वाले को और अखबार पढ़ने वाले दोनों को क्या मानते हैं, निठल्ला मानते हैं। निठल्ले का अर्थ क्या होता है, जो कोई काम नहीं करता हो। अच्छा, ऐसा क्यों कहा होगा, देखो सीधी सीधी सी बात है। अखबार जो पढ़ेगा, अब सुबह सुबह कई बार अपने फिल्मों में देखते हैं ना कि सुबह सुबह लोन में बैठ जाते हैं, साथ में चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं। अमीर लोग होते हैं भाई, वक्त तो खूब होता है उनके पास। अब ये अखबार पढ़ेंगे तो उनके पास भी वक्त होगा और अखबार बनाएंगे तो भी उनके पास वक्त होगा।
तो इसलिए उनको क्या है, निठल्ला माना है। और क्यों, ये मियाँ नसरुद्दीन के दृष्टिकोण से है, क्योंकि वो ये सोचते हैं क्योंकि हमें तो दिन भर दुकान में काम नहीं अपने पास तो समय बचता नहीं है, क्योंकि हम तो रोटियां बनाने में व्यस्त रहते हैं और हम निठल्ले नहीं हैं। जबकि अखबार बनाने वाले, उनका काम ही है इधर उधर भटक के इधर उधर सवाल पूछना, और ये कार्य कौन कर सकता है, जो फ्री हो, जिसके पास समय समय वो ये काम कर सकता है। इसलिए उन्होंने उनको क्या माना है, निठल्ला माना है। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, निठल्ले का अर्थ काम वैसे बेकार भी कह सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। तो हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम, भाई जिसके काम होगा वो इससे कोई लेना देना नहीं रखेगा। खैर चलो छोड़िए, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। नसरुद्दीन तो मज़े ले रहे हैं उनके। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म अर्थात शिक्षा या विद्या या कला, जो भी आप कह सकते हो, आपने कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर लिए, मतलब जो ये आँखों के जो सफ़ेद प्लेट होती है ना, उसमें काले गुलाब जामुन रखे रहते हैं आँखों के अंदर, तो वो कंचे हमारी तरफ लगा दिए और तरेर कर बोले, एकदम ऐसे, ये भाव होता है तरेर कर, घूर कर। क्या मतलब, पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा। अब ये उनकी ले रहा है, वो उनकी फिरकी ले रहा है, बताओ। अब वो उनसे ही पूछने लग गए हैं। कैसे भाई, उन्होंने पूछा भाई ये शिक्षा आपको कहाँ से मिली। अब वो सीधे सीधे यही बता रहे कि पूछिए साहब, नान भाई इल्म और कहाँ लेने जाएगा। भाई नान भाई जो रोटी बनाने वाला है, बेचने वाला है, वो कहीं पर और शिक्षा लेने जाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब ही क्या है। अब वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या प्रस्तुत कर रहे हैं वो, उनको कृष्णा सोबती जी को समझाने के लिए। क्या नगीना साज के पास, अब आप ही बताओ कि एक नान भाई शिक्षा लेने के लिए क्या नगीना साज के पास जाएगा? नगीना साज का अर्थ होता है नगीना जड़ने वाला, जो सोने चांदी के आभूषण में क्या करता है, नगीना जड़ता है, रत्नाभूषण। क्या आईना साज के पास जाएगा? आईना साज मतलब शीशों का कार्य करने वाला, दर्पण का कार्य करने वाला। क्या मीना साज के पास जाएगा? मीना साज कौन होता है? मीनाकारी करने वाला। और मैं आपको वैसे आपके शिक्षा की दृष्टि से बता देता हूँ कि मीनाकारी होती है वो फौलाद अर्थात लोहे की वस्तु पे सोने चांदी के तारों का काम किया जाता है, वो मीनाकारी कहलाता है। क्या या रफूगर होता है रफू करने वाला, रंगरेज कपड़ों को रंगने वाला। या तेली तंबोली, तेली का मतलब तेल बेचने वाला, तंबोली का मतलब पान बेचने वाला। अब तुम ही बताओ, क्या भाई आपने ये क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है, तो आप खुद बता दो कि भाई क्या एक नान भाई नगीने जड़ने वाले के पास जाएगा, मीनाकारी करने वाले के पास जाएगा, तेल बेचने वाले या पान वाले के पास जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। मतलब ये कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो ख़ानदान से ये कार्य करते आ रहे हैं और इसमें हमें सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती कभी। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से सीखा। अच्छा, अगर शिक्षा की बात पूछनी है आपको तो भाई मैंने कैसे सीखा तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि मेरे जो वालिद का अर्थ होता है क्या, पिता। बड़ी की मात्रा मत लगा देना वरना पिता हो जाएगा। उस्ताद का अर्थ होता है गुरु। क्या हो जाएगा? गुरु। तो अगर शिक्षा की बात पूछते हैं तो जो भी कुछ हमने सीखा है वो अपने गुरु पिता से ही सीखा है। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पैसा अख्तियार करेंगे। अख्तियार करना का अर्थ होता है अपनाना। और भाई मियाँ नसरुद्दीन की बात भी सही है। भाई स्टडी करने के बाद में, अध्ययन अध्यापन करने के बाद में जब भी कोई व्यक्ति बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई उसे कार्य करना पड़ेगा वरना घर नहीं चले। और कोई ना कोई कार्य करने के लिए कोई ना कोई पेशा भी अपनाना पड़ेगा। तो ये तो बात सही है। अब आगे, जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हें की ठिए पर। अच्छा, वालिद
पिता हो गए। मरहूम का मतलब होता है स्वर्गवासी। जब पिता क्या हो गए, स्वर्गवासी हो गए, भाई पिता के बाद तो उनका पुत्र ही बैठेगा उनके स्थान पे। भाई पहले तो हमारी दुकान पे कौन काम करते थे, हमारे वालिद, हमारे पिता काम करते थे। लेकिन जब उनकी उम्र हो गई, उम्र होने के बाद में वो स्वर्गवासी हो गए, तो हम उन्हीं के ठिये पर आकर बैठ गए। ठिये का मतलब होता है स्थान, या क्या होता है, गद्दी। तो फिर कृष्णा सोपती जी पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके वालिद, फिर बात को अधूरी रख दिया। एक प्रश्न उनसे पूछा गया है, मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। अब भाई जैसे ही पिता का नाम आया, जैसे तो उनकी जो आंखें हैं वो खुली की खुली रह गई और कहीं दूर चली गई उनकी आंखें। कई बार अपने भी क्या हो जाते हैं, ऐसे सोचने लग जाते हैं खुली आंखों से, फिर कोई सामने चुटकी करता है, तब अपने को समझ में आता है कि हाँ हम वहीं हैं, फिर वापस वहीं आते हैं। पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा, याद कर 20 साल पहले। तो अगर 20 साल पहले की बात करें तो फिर वो धीरे धीरे पीछे की तरफ चला जाता है, उसे याद आता है। वैसे ही मियाँ नसरुद्दीन भी पिता की बात आते ही वो पीछे की तरफ चले गए, अर्थात उन्हें अपने पिता की याद आने लग गई। और भट्टी में गुम हो गई मतलब उनके जब पिता थे तो उनको भट्टी सुलगाने का काम भी करना पड़ता था। अच्छा, लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गडैया वाले के नाम से। अच्छा, एक प्रश्न और है बढ़िया वाला कि मियाँ नसरुद्दीन के वालिद हैं वो किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो वो प्रसिद्ध थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गडैया वाले के नाम से। और उनके वालिद तो, और उनके पिता अर्थात हमारे दादा, हर एक बाप का बाप होता है जिसे हम दादा कहते हैं, दादा साहिब, वो थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। आला नानबाई मियाँ कल्लन के नाम से प्रसिद्ध थे। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत का मतलब क्या होता है? कोई भी शिक्षा या कोई भी राय। तो यहाँ शिक्षा या राय, क्योंकि भाई जब काम करते हैं पिता के यहाँ, दादा के यहाँ, तो वो बीच बीच में शिक्षा या राय तो देते ही हैं कि ऐसा काम करना चाहिए, तू गलत कर रहा है, तूने भट्टी अच्छे से नहीं सुलगाई, तेरे को ऐसे सुलगानी चाहिए तो अच्छे से सुलगेगी। तो ऐसी कोई राय या शिक्षा आपको याद है? ऐसा कृष्णा सोपती जी ने पूछा। बजा फरमाया, ठीक पूछा है आपने, पर यह तो बताइए कि जब आप, अर्थात हमने भट्टी की ओर इशारा किया कि इस काम पर लगे, तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। भाई शुरू में भट्टी का काम किया था तो उस समय क्या शिक्षा दी थी, वो बात है। नसरुद्दीन साहिब ने जल्दी 2-3 कस खींचे, किसके? बीड़ी के। अरे बीड़ी पिए बिना तो फिर काम हो वही को नहीं बांटती वो। फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताई दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, मतलब मियाँ नसरुद्दीन बड़े बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं उनके प्रश्न पे। अब उन्होंने पूछा भी कोई शिक्षा दी थी, तो उन्होंने सीधे एक बच्चे और उस्ताद का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? उस्ताद का अर्थ होता है गुरु। भाई जब बच्चा अपने गुरु के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद क्या कहता है? कहे अलीफ, बच्चा कहता है अलीफ, पीछे बोलते हैं ना। कहे बे, बच्चा कहता है बे, फिर पीछे अनुकरण करता है। कहे जीम, तो बच्चा कहता है जीम, तो बच्चा पीछे बोलता है। ये उदाहरण दे रहे हैं मियाँ नसरुद्दीन। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शिष्य। चुपचाप परवान करता है। परवान का अर्थ होता है उन्नति। परवान का अर्थ क्या होता है? उन्नति या उन्नति की तरफ बढ़ना। तो भाई देखो, शिक्षा तो अपने ऐसे ही प्राप्त करते हैं। भाई कुछ गलत कर देंगे तो रेफ्टो तो आवेगो और उसका बखिम भी डुक मार दे। तो ऐसे ही बच्चा धीरे धीरे क्या परवान चढ़ता रहता है, उन्नति करता रहता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी
और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली। भाई बात चल रही थी, बीच में से कोई सामने से गुजरा होगा, तो उन्होंने कहा, मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह आना न हुआ पर क्यों? मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। तो कृष्णा सोबती जी बीच में कह देती हैं, आप दूसरी पढ़ाई की बाबत, बाबत का अर्थ होता है संबंध में, बाबत का अर्थ संबंध। कुछ कह रहे थे न। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। सुकरात देखो एक यूनानी दार्शनिक थे, बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। अब तो जो मियाँ नसरुद्दीन हैं वो भी ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई बड़े दार्शनिक हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा जाता है मदरसे में, मतलब विद्यालय में, तो वो न तो कच्चे में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरे में। हम यह पूछते हैं कि उन 3 जमातों, जमात का मतलब कक्षाओं का क्या हुआ इन 3 क्लासों का? भाई बात भी सही है। अपने पुराने जो माता पिता थे, पुराने समय में माता पिता क्या करते थे कि भाई बच्चा LKG UKG में हो गया तो वो चाहते हैं कि बस ठीक है, अब पढ़ लिया, अब पहली दूसरी में करवा देते हैं, 1 साल आगे खिसका देते हैं। भाई ठीक है, आपने आगे खिसकवा दिया, लेकिन जो पहली दूसरी से आगे खिसकवाया तो पहली दूसरी की शिक्षा कहाँ जाएगी? वो शिक्षा नहीं है, शिक्षा सीखने से आती है। आप तो सीधे बढ़ाई चले जा रहे हैं, तो उससे शिक्षा प्राप्त नहीं है। मियाँ नसरुद्दीन ये कहना चाहते हैं। जबकि एक शिष्य होता है वो लगातार उसको चलता रहता है, वो उन्नति करता रहता है। अब वो उनसे ही प्रश्न पूछने लगे मियाँ नसरुद्दीन। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। हाँ, आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? क्या यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नान भाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। हा, थोड़े थोड़े दांत बचे थे। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, ज़रा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना नहीं सीखते, हम भट्टी बनाना नहीं सीखते, भट्टी को आंच देना नहीं सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नान भाई का हुनर सीख जाते क्या? भाई देखो, नसरुद्दीन के जो समझाने का तरीका है ना, बड़ा शानदार है। भाई उन्होंने पूछा कि भाई आप कैसे सीखे? तो भाई देखो, आप सब समाज में रहते हैं, आपको पता है किसी किसी के पिता, जैसे शॉप होती है, कार्य करते हैं, तो पिता क्या करता है भाई 2-3 घंटे रेस्ट भी करता है, तो बच्चा वहाँ आके बैठ जाता है। विद्यालय की छुट्टी होती है, छुट्टियाँ पड़ जाती है, तो भाई बच्चा वहाँ बैठता है। तो बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, दुकान की सब चीज़ें सफाई करता है, सामान को सही तरीके से रखता है। फिर धीरे धीरे वो ग्राहकों को सामान देना सीख जाता है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे सीखी जाती है दुकान चलानी। ऐसे सीधे बैठ जाने से दुकान चलाना नहीं सीख सकते। अब कुछ दिन ग्राहकों को आप सामान देंगे, पिता बताएंगे कि हाँ भाई ऐसे ये इतनी तोल दे चीनी, ये चाय इतनी तोल दे, फिर उसे रेट भी पता चलेगा। तो ऐसे ही हम भी सीखे थे। अब जो नसरुद्दीन थे वो दुकान में रहे, तो उनके पिता ने उनको बताया कि बर्तन कैसे धुलते हैं, भट्टी कैसे बनाई जाती है, आँच उसमें कैसे दी जाती है, तब धीरे धीरे सीखा जाता है। मियाँ नसरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े मंजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, तालीम की तालीम, शिक्षा की भी शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तो बाकी का जो बचा है, बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को आप विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।